अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और आज हम 60% रिकवरी के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक चीज़ मुझे सोचनी भी है और पूछनी भी है कि क्या ये जो स्मोक की वजह से फ्लू वगैरह होता है ये ठीक होगी दोबारा भी हो सकता है या इसकी भी एंटीबॉडीज हो सकता है? आप बिल्कुल परेशान हो, इसमें कोई एंटीबॉडीज वाला चक्कर नहीं है। अच्छा, मैंने कहा इसमें अगर एंटीबॉडीज होते हैं तो फिर शायद। खैर जी, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ तो हम है ना करने के लिए। स्माइल के साथ स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव रहते हुए, और इस बिलीव के साथ कि जो होना है वो तो होना है, लेकिन आपने क्यों कर अपने दिमाग को खराब करना है उन चीजों को सोचकर जो कि हो जाती हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस आपने कहा दिमाग क्यों मतलब स्टे पॉजिटिव। आप लम्हे मौजूद में रहिए, लिव इन द मोमेंट। आप मुस्तकबिल को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, आप जितना मर्जी लोगों को कह दें, करना उन्होंने वही होता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। देखिए, कहते हैं ना बाज़ औक़ात इंसान एक बात इंसान की सोच जगा देती है, नई चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हम वो सोच आप में जगाने की कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस आंख के थ्रू। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ दो चीज़ें हमारे पास है। एक तो चीज़ हमारे पास बड़ी खास है, आज हमने जो सफ़र शर्त हमारा एक सेगमेंट होता है उसके अंदर वी आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग रियली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। सीजन 6, यस, आज हम उसको लेके आने वाले हैं जिसमें बड़े दिल के लोग, खूबसूरत लोग और खूबसूरत जगहें तो हम आपको दिखाते ही हैं। एक तो ये है, दूसरा क्या है कि सिख यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं और राहदारी खोल दी गई है 18 माह के बाद बाबा गुरु नानक की जो तकरीबात हैं उसके हवाले से। तो उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है और आज एक और इम्पोर्टेंट शख्सियत भी आ रही है। जी बिल्कुल, आज वैसे तो सिद्धू साहब ने भी आना है यहाँ पे, और भारतीय वज़ीर आला चरणजीत सिंह साहब की भी जो गुरुद्वारा दरबार साहब है वहाँ पे आमद मुतवक्के है। 2800 भारतीय यात्री मजबूरी तौर पर यहाँ पहुँचे हैं, और जब ये यात्री यहाँ पर पहुँचे, कुछ हम मनाजिर आपको दिखा भी रहे हैं। वाघा बॉर्डर के ऊपर बड़े ही जज्बाती मनाजिर देखने में आए, और 18 माह के बाद करतारपुर राहदारी को खोला गया है। इनफैक्ट भारत की तरफ से पाकिस्तान तो हमेशा वेलकम करता ही है, जो कि एक मजहबी जगह है, तो पाकिस्तान ने ऐसा कभी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसको कोविड को बेस बनाकर बंद कर दिया था। लेकिन अब जो सिख यात्री हैं उनके दबाव और पंजाब हुकूमत के दबाव के बाद अब भारतीय हुकूमत को इस राहदारी को खोलना पड़ा है। लेकिन हम खुले दिल से 552वें जो जन्मदिन है बाबा जी गुरु नानक का, उसकी तकरीबात के सिलसिले में अपने सिख यात्री भाइयों को वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका वक्त अच्छा गुजरेगा, इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। चले जनाब, हम आगे बढ़ेंगे। शो में बहुत कुछ है, सेगमेंट्स भी हैं, और आज हमने आपको झंझारपुरा भी दिखाना है। वो क्या है? वो दिखाएंगे आपको। पहले हेडलाइंस। आइंदा आम इंतखाबात में ठप्पा नहीं, बटन दबेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने समेत मुख्तलिफ बिल्स मंजूर। मुश्तरका इजलास में नारेबाजी, लड़ाई, शोर शराबा, धक्कम पेल। अददी बरतरी में नाकामी पर ओपोजिशन का ऐवान में हंगामा, बिलों की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की जानिब उछाल दी। मुत्तहिदा अपोजिशन का तमाम बिलों के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान, इजलास से वॉकआउट। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुश्तरका इजलास में पार्लियामान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, पंजाब में सूरत हाल खतरनाक। मौसम तब्दील हो रहा है मगर सूरत हाल अब भी तशवीशनाक। सफर है शर्त के छठे सीजन में देखिए तितलियां, खूबसूरत फूल, खूबसूरत बादल और खूबसूरत दिल रखने वाले इंसानों को। रुबाब से हुंजा में मौसीकी को जिंदा रखने की कोशिश करने वाली हसीना शाह होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अजीम हदायतकार परवेज मलिक की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। जंजालपुरा देखा हुआ? जंजालपुरा वैसे ड्रामा तो देखा था, लेकिन आप किसकी बात करेंगी अभी तक नहीं पता मुझे। ये मैं सियासत में बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट। डोंट टेल मी। ओह यस, देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुझे गिला है आपसे, आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जंजालपुरा, ये उससे भी ऊपर की चीज़ थी। खैर, सबसे पहले बड़ी कानून साजी हो गई जी, जो मर्जी कहे। ऑपोजिशन एक बार फिर नाकाम हो गई, हुकूमत एक बार फिर कामयाब हो गई। हुकूमत अपनी बरतरी और तारीखी कानून साजी करवाने में कामयाब हो गई। ये मुश्किल मरहला था हुकूमत के लिए। ऑलमोस्ट 33 इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेटिव बिल्स हैं वो पास करवा लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक हंगामा खेज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, आपको नज़र भी आ रहा है, जिसमें हुकूमत ने अपने दावे के मुताबिक EVM
इसके अलावा आई वोटिंग, कुलभूषण यादव का आलमी अदालत इंसाफ से जो अपील का हक है वो, उसके अलावा तकरीबन 33 मुख्तलिफ जो बिल्स हैं उसको मंजूर करा लिया। और हैरान कुन तौर पर हुकूमत ने अपोजिशन के भी 2 बिल मंजूर कर लिए। कानून साजी के बाद आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। बैलेट पेपर्स पर ठप्पे के बजाय अब मैं और आप और हमारे चाहे 80 साल के बुजुर्ग हैं वो बटन दबाकर वोट कास्ट करेंगे। जबकि 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इंटरनेट के जरिए, चाहे वो बाहर रहते हैं चाहे उनकी शहरियत बाहर की है, वो पाकिस्तान में वोट कर सकेंगे, यानी कि वो भी हिस्सा डालेंगे कि किसने यहाँ पे हुकूमत करनी है। खैर, मुत्तहिदा अपोजिशन ने ईवीएम, ई वोटिंग और कुलभूषण यादव से मुतल्लिक कानून साजी पर कई एतराज़ात भी उठाए थे और शदीद एहतजाज भी किया, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन रिफॉर्म्स में कानून साजी को मुस्तरद किया और अदालतों में इसे चैलेंज करने का भी ऐलान किया, जैसा कि वो पहले भी कह रहे थे। बिल्कुल जी, इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान जो कह ले तुंद तेज जुमलों का तबादला हुआ। शदीद तल्ख कलामी देखने में आए। रायशुमारी के दौरान अरकान की गिनती के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान आपस में उलझते रहे। मुतअद्दिद मौके पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान में हाथापाई होते रह गई। हाँ, थोड़ी सी हुई है। एजेंडे और बिल्स की कापियां भी फाड़ दी गई। ईवान वोट चोर और धांधली के नारों से गूंजता रहा। वजीर आजम ने और स्पीकर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स की लंबी लंबी लाइंस देखने में आई। और कानून साजी से पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईवीएम को जो कह ले इवल विशियस मशीन कह दिया और उसे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि ईवीएम इवल डिजाइन की तदफीन है और हुकूमत इससे जो धांधली के तमाम तर जो शैतानी हरबे हैं उनको दफन कर देगी। कानून साजी पर हुकूमत की जो कैंप है उसमें खुशी का समा था और इसे तारीख का सुनहरी मौका या दिन करार दिया जा रहा था, जबकि ऑपोजिशन ने इसे तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। हुकूमत ने जी कानून साजी का मुश्किल मरहला तो अबूर कर लिया। अब देखना है कि अपोजिशन की मुखालफत और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के बावजूद अब इस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, अपोजिशन कह तो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, लेकिन कल जो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी बात में थोड़ा वजन नजर आता है कि इसे जॉइंट हाउसेज ने मंजूर किया है तो इसको चैलेंज करना मुश्किल होगा। हमें कमर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी कमीशन है, आप इनको जानते हैं, इलेक्टोरल अफेयर्स के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, तो हम जरा कमर साहब से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करते हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपको, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कल बड़ा दिलचस्प दिन था कवानीन को लेकर। एक जाने वो इदारा जिसने इलेक्शन खुद करवाने हैं उसने इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, ईवीएम्स के ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी, लेकिन उसके बावजूद कल हुकूमत बहरहाल कामयाब तो हो गई। मेरा सवाल आपसे इस कानून के बनने के बाद की मुश्किलात के हवाले से होगा, अब ये किस हद तक ये कानून इम्प्लीमेंटेबल होगा, सीइंग द कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। कंवर साहब, मेरे असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लॉ लैंड पर अमल दरामद करने का कानूनी आईनी तौर पर पाबंद है जी। अब चूंकि करंट सेशन में ये कानून साजी हो चुकी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाहिर है ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक अपने तमाम जो ताफ़ाजात हैं या इतराज़ात हैं उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने इजलास में फैसला करेगा कि आप कानून साजी की रोशनी में हमें रोड मैप कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहली अहम बात यह है कि ठीक है अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना फरीक बनाएगी। ज़ाहिर है फरीक बनाना तो लाजमी पड़ेगा क्योंकि स्टेक होल्डर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही है। अब वहाँ जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे तो अपने वो तमाम एतराज़ात जो तकरीबन 37 के लगभग हैं जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान यानी वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और यहाँ तक एक कायमा कमेटी के सामने अपने तमाम एतराज़ात पेश किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसमें टैंपरिंग के बड़े चांसेस हैं, इसमें चिप को अगर गुम कर दें, ज़ाया कर दें तो तमाम जो है आपका रिजल्ट नहीं चला जाएगा। और इसी तरह उन्होंने ये कहा इसमें राजदारी नहीं है, इसमें वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। बड़े संगीन किस्म के एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने लगाए थे। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जब ये कानून साजी हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करने के बजाय, एतमाद में लेने के बजाय उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हुकूमत के वज़रा ने।
अच्छा, उसको तो खैर उन्होंने समन भी किया और वुज़रा अब उस पर फवाद चौधरी साहब जो मीडिया के ऊपर बयान दे देते हैं और फिर जाके माफ़ी भी मांग लेते हैं और फिर कहने से कतराते भी हैं कि नहीं मैंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन ओबियसली माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे। सोएज आजम सवाती साहब। अच्छा, दूसरी जानिब एक जानिब हम टेम्परिंग की बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इसमें टेम्परिंग के चांसेस ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होंगी तो ये टेम्परिंग अगर होगी भी तो ये हो भी तो इलेक्शन कमीशन के ही जरिए सकती है ना कंवर दिलशाद साहब। इससे पहले जो इलेक्शन टेम्पर करने का इल्जाम लगता रहा है उसमें इल्जाम पहले इलेक्शन कमीशन पे लगता है, चाहे वो सिस्टम का बैठ जाना है, चाहे वो दीगर मामलात हैं, बॉक्सेस का चोरी हो जाना है, इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट होगी तभी टेम्परिंग हो सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन खुद टेम्परिंग की इजाजत नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट बनाएगा तो हुकूमत तो टेम्पर नहीं कर सकती इन मशीन्स को। नहीं, जाहिर है कि जब कोई सबसे बड़ी ऑनरशिप जो है जी वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इसकी ऑनरशिप नहीं लेगा तो कानून साजी करवाते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। उस कानून साजी की तो कोई अहमियत नहीं, जो एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, वो उसकी ऑनरशिप नहीं लेगा। लेकिन अगर कानून बन गया तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे ऑनरशिप नहीं लेगा? जब कानून बन गया तो फिर तो उनको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी ना, यही सवाल है मेरा। ज़ाहिर है बात है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो तमाम एतराज़ात जो हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अपोज करेगा। और हमें ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करेगा। ठीक है, और वो कहेगा कि आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, इसमें शफाफियत नहीं है। आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमल दरामद करना नामुमकिन है। तो हम इन हालात में एक और बड़ी बात है, चले बात मान लेते हैं, अब ये तकरीबन 1.5 साल का अरसा रह गया। अब 1.5 साल के अरसे में आपने 9 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी और 4 लाख जो है वो IT के एक्सपर्ट होंगे जो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खड़े होकर लोगों को गाइडलाइन देंगे। उनकी ट्रेनिंग करनी है, इसके बाद उनके वेयर हाउसेज करने हैं, हेलीकॉप्टर आने हैं, जहाँ जहाँ वो लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो सारा सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इंडिया में 25 साल के बाद ये सिस्टम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा, तो पाकिस्तान में तो 1.5 साल में तो नामुमकिन नजर आ रहा है ना हमें। 1 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, तकरीबन 18 लाख का स्टाफ होगा, तो सब ट्रेनिंग भी करनी है, सब कुछ कर रहे हैं। चले मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इजाजत दे देती है जी आप इस पर अमल दरामद करें, तो फिर ज़ाहिर है इलेक्शन के पाकिस्तान में वक्त कहाँ रह गया। अब डिलिमिटेशन होनी है, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से दुश्वारी का सामना हो सकता है। कंवर दिलशाद साहब, वादे के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी राइट दिया है, 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, कैसे वोट डालेंगे इंटरनेट के जरिए, क्या मैकेनिज्म होगा इसका? ये नामुमकिन है। बड़ा खूबसूरत हुकूमत ने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को लॉलीपॉप दे दिया है। पहली बात यह है, लॉलीपॉप दिया, हाँ बहुत जबरदस्त लॉलीपॉप दिया, उस पर अमल दरामद नहीं होना। हमारे जो मिडिल ईस्ट में 35 लाख हमारे पाकिस्तानी भाई काम करते हैं, उनको तो मिडिल ईस्ट के ममालिक को इजाजत ही नहीं दी है कि आप वोट कास्ट करें। उनका वहाँ तो वोट का नाम लेना ही जुर्म है, तो वो तो उसको उन्होंने इनकार कर दिया था। तो 35 लाख पाकिस्तानी जो है ओवरसीज के जो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ उनको वोट की ताकत ही नहीं है, हैसियत नहीं है, उनके पासपोर्ट भी उनके जो है ऑनरशिप के पास ही होते हैं जो काम देते हैं। इसे हाँ, यूरोप के ममालिक में जहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई आबाद हैं, ये काम उनको वोट कास्ट करने की खुली इजाजत। ठीक है। अच्छा, ये जो कंवर साहब, ये जो आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी माजूरी का इजहार कर सकता है, या आपने कहा कि कैपेसिटी इश्यूज है, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, दो के अभी दूर है, लेकिन चूंकि हम इस मामले पे बात कर रहे हैं, हुकूमत चूंकि 2 साल बाद का सोच रही है, तो हम जरा बात करने का हक भी महफूज रखते हैं। इन केस इस गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल मुकम्मल होता है, इंटरिम गवर्नमेंट आती है, और इंटरिम गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये मिलके इलेक्शन कमीशन करवाता है। दोनों अहम स्टेक होल्डर्स हैं इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंटरिम गवर्नमेंट के पास होता है। तो उस सूरत हाल के अंदर अगर इंटरिम गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन उस वक्त ये माजूरी का इजहार करते हैं कि हमारे पास अभी वक्त कम है या रिसोर्सेज का मसला है जिसमें हम इंतखाबात करवाएं, जो उमूमी तौर पर तकरीबन 90 दिन का वक्त होता है, तो क्या वो फिर इंटरिम सेटअप लंबा भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन की इस माजूरी की वजह से, वो गवर्नमेंट का टेन्योर, या उसमें कोई और अल्टरनेटिव सेटअप भी आ सकता है ताकि रिसोर्सेज आए और इलेक्शन मुनक्किद किया जा सके? इलेक्शन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत ने नजरअंदाज किया और हमारी अपोजिशन ने उसको हाईलाइट नहीं किया। जब IT मिनिस्टर हैं जिसके सरबरा अमीन खान साहब हैं, इन्होंने बाहर से स्पेन से एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को इनवाइट किया था कंसल्टेंसी के, उसने 5 करोड़ रुपए लिए 6 महीने में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें कहा ये सिस्टम पाकिस्तान में नाकाबिले अमल है। यानी हुकूमत का कंसल्टेंट
5 करोड़ रुपया उसको कंसल्टेंसी फीस थी, 6 हफ्ते फीस थी। और उसने कहा कि हैक हो जाएगा, सरासर में फ्लॉप हो जाएगा, ये पाकिस्तान में नाकाबिले अमल है। तो इन हालात को देखते हुए आप ओवरसीज पाकिस्तानियों क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं? ठीक है, तो आसान ठीक है। आखिरी सवाल मेरा आखिरी सवाल मेरा कतई कलामी की माजरत वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। अगर ओपोजिशन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है, कल वैसे बिलावल साहब ने एतराज उठाया कि इस हाउस में 222 लोगों की फेवर चाहिए है एज पर रूल्स इसको पास होने के लिए, जबकि फरोग नसीम साहब ने जवाब दिया कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हॉल के अंदर लोग मौजूद हैं, करंटली प्रेजेंट हैं, उनकी अक्सरियत पास करा सकती है कानून को, तो इस पर ये कानून बनाए गए। लेकिन दूसरी जानब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो किस हद तक आपको लगता है और किन बेसिस पे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ओपोजिशन के हक में और इस कानून साजी के खिलाफ फैसला दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 ऐसे उसमें शिकें जो है अब हमारी कानून साजी ने जो कर दिए हैं उसको सर्टिफाइड कर देंगे, कर्दम करा देंगे। नंबर 1, इन्होंने तमाम इंतखाबी फरिश्त बनाने की तमाम तरह नादरा को दे रही है, जो आइन के आर्टिकल 218 खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली हियरिंग में उसको कर्दम करा देते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा हल्का बंदियां जो करवानी है वो इलेक्टोरल रोल पर होगी, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है 51 की, वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू मानते हुए कर्दम करा दे देगी। तीसरा, उन्होंने कहा ख्वातीन की नशिस्तों के बारे में जो उन्होंने कानून साजी की है वो भी कर्दम करा दे देगी। और इलेक्टोरल जो मशीन है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा नहीं, आइन के आर्टिकल 218 की मुताबिकत नहीं करता, इसको भी इन्होंने कर्दम करार दे देना। तो ये सारे चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंडोरा बॉक्स खोलेगा, बहुत बड़े बड़े अहम और कौम का एक दफा फिर वक्त और रिसोर्सेज जाय होंगे। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हम तक पहुंचाई। वही बात है कि कौम का वक्त और रिसोर्सेज फिर जाया किए जाएंगे। अल्लाह करे ना हो किसी नतीजे पे इलेक्शन तो ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इस सूरत हाल में कैसे होंगे? जंजाल पूरा वाज द राइट वर्ड दैट यू यूज्ड। एग्जैक्टली, बकौल उनके कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लॉलीपॉप भी दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से। देखते हैं जी, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ कानूनी महाज की। तो एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। समाअत के दौरान अदालत ने नैब पर सवालात की बौछार कर दी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपके पास केस साबित करने के लिए क्या सबूत है, क्या दस्तावेजात है कि मरियम नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जो ऑफिशियल ऑनर है, और साथ साथ मरियम नवाज की जो आनत के जुर्म के जो दस्तावेजी सबूत हैं वो भी दिए जाए। बिल्कुल, और उनके बेनिफिशियल ऑनर होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। अदालती सवालात पर नैब ने इसका जवाब दाखिल कराने के लिए बाज़ाब्ता वक्त मांग लिया। केस की मजीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी की गई है। पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत की, एक बार फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान हल्फी याद कराया। अपने फैसलों को लेकर अदालती निज़ाम पर कई सवालात उठाए और दावा किया कि अदलिया के अंदर से नवाज शरीफ के हक में तीसरी बड़ी गवाही आ गई है जो बेगुनाही साबित कर रही है। मरियम नवाज ने यह भी मुतालबा किया कि 3 बड़ी शहादतें आ चुकी हैं, अब नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करके उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाए। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा मुतालबा है कहना चाहिए। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर जनाब इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे फ्रॉम द कैपिटल सिटी कैसे निगाह रखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर एंड गुड मॉर्निंग। वाज सच अ हाई टेम्परेचर डे कल पाकिस्तान की तारीख का एंड ओबियसली पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री का। एक जानिब तो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो रही थी और दूसरी जानिब कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहे थे। तो मैं कोर्ट के हवाले से सबसे पहले ये जो मुतालबा है मरियम नवाज साहिबा का, जो राना शमीम साहब की वीडियो है उसको बेस बना के उन्होंने कहा कि ये तीसरी बड़ी गवाही है नवाज शरीफ के हक में। आप बीइंग जर्नलिस्ट इससे मुत्तफिक हैं कि वाकई तीसरी बड़ी गवाही है और अब कोर्ट को इसके ऊपर एक नजर सानी करनी पड़ेगी जो फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया था? देखिए, पहले तो हमारा जो अदालती निज़ाम है वो एक मजाक ही है, इस लिहाज से कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी अमीन ने 2 दिन पहले किसी एक केस के दौरान हवाला दिया ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट का कि उसमें पाकिस्तान का नंबर 138 में से 130वें नंबर पे जहां तक हमारे अदालती या निज़ाम इंसाफ की बात है। दूसरा भी आपने कहा कि जैसे नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस केस में गवाही के लिए मजीद वक्त मांग लिया। यानी अंदाजा लगाइए इस निज़ाम की नालायकी का कि कितने अरसे से ये केस चल रहा और अभी उन्होंने सबूत दायर करने के लिए, पेश करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। जहां तक राना शमीम की बात है तो हमारी एक बिल्कुल
ज़रा सा भी क्रिटिकली सोचने वाला बंदा हो तो ये सोचता है कि 3-4 साल तक ये साहब खामोश क्यों रहे। जब ये रिटायर हुए हैं तो उस वक्त उनको बोल लेना चाहिए था। बोल तो किसी भी वक्त सकते हैं, उससे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन लंदन में बैठ के एक एफिडेविट तैयार करके अदालत में पेश करना, इसके चूंकि ये नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब रहे हैं मुख्तलिफ बात में, तो इसलिए उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अब उसकी हैसियत क्या है ये तो उनको साबित करना पड़ेगा अभी अदालत में, और अदालत ने उनको तलब भी कर रखा है। तो हमें मेरे ख्याल इस पे इंतजार करना चाहिए कि अदालत में आके वो क्या कहते हैं, क्योंकि इससे तो ये भी महसूस होता है जिस अंदाज में उन्होंने बात की है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बिल्कुल एक बचकाना तर्जमा इख्तियार किया इनके बकौल कि टेलीफोन पे लोगों को कह रहे हैं कि आपने फलां मरियम और नवाज शरीफ के केस में आपने उनको जमानत नहीं देनी है। तो क्या किसी मुल्क का चीफ जस्टिस इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो दूसरे लोगों के सामने बैठ के फोन पे उन किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो दूसरे जजों को, और फिर सामने आगे वो जिस जस्टिस का जिक्र किया गया तो वो जस्टिस तो उस बेंच में मौजूद ही नहीं था जो केस हुआ था। तो बड़ा एक हमारे लोगों ने, हमारे वकीलों ने, कई जजों ने और हमारे सियासतदानों ने हमारे जो अदालती निज़ाम है इसका काफ़ी एक तमस्खर उड़ाया है, और इसीलिए 139 मुल्कों में से हमारा नंबर 130। That's very sad। और शायद इसीलिए जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है इस्लामाबाद के, उन्होंने इस पे गुस्से का इजहार भी किया। रिजर्वेशंस थी कि हम अदालत का वक़ार के ऊपर, ये बहुत बड़ा सवाल है, उसको हम बहाल करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हुए इस वक्त ये जो सूरत हाल बन रही है अदालती केसेस को लेकर, क्योंकि कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, जो अभी रिसेंटली कुछ सिचुएशन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रही है, कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव। दूसरी जानिब आपने नैब का बड़ा ज़बरदस्त रेफरेंस दिया कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद 3 साल तो कम से कम 3 साल से ज़ायद बल्कि ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं सारे मामले को, और अभी तक नैब को टाइम चाहिए इसके ऊपर प्रूव करने के लिए। सिंस मरियम नवाज जेल भी काट चुकी, नवाज शरीफ साहब जेल भी काट चुके, फिर वो दवाई के लिए बाहर भी जा चुके, उनको 1 साल तक का अरसा उससे भी ज़्यादा हो गया। तो नैब की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? नैब ने खुद को काफ़ी बदनाम किया है, और जो इदारा मुल्क में करप्शन को रोकने का दावेदार था वो खुद ऐसा मालूम होता है कि कई मकामात पे, कई मौक़ों पे वो करप्शन का गढ़ बन गया। इसलिए कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको मुखालफिन ने काफ़ी इस्तेमाल किया है। और फिर अब बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नैब के चेयरमैन जो बार बार दावा करते रहे कि हमने तकरीबन 850 अरब रुपए बरामद किए हैं या रिकवर किए हैं, तो उसका ब्रेक डाउन एक्चुअली बड़ा जरूरी है कि वो 850 अरब रुपए कहाँ गए हैं, क्या वो कौमी खजाने में जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। और दूसरा ये कि नैब ने बिलाशुबा एक ऐसा तर्जुमा इख्तियार किया जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सियासतदानों को निशाना बना रहे हैं उनको खामोश करने के लिए। हालांकि ये भी एक और शर्मनाक बात है कि किसी एक लीडर पे भी कोई केस साबित नहीं हो सका। यानी इस इदारे की नालायकी का और हमारे निज़ाम की में जो सुकम है उसका अंदाजा इससे लगाइए कि किसी एक लीडर के खिलाफ, और ना ही फवाद हसन फवाद और आहद चीमा जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ कोई केस साबित हो सका है। तो इस पे आप जितना भी अफसोस करें कम है, और बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, कि किस तरह वो बुलंद बांग दावों के साथ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऐलानात तो कर देते हैं, केसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी केस अपने हतमी नतीजे तक, अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। और ये हमारे सबके सामने सिचुएशन है। हुकूमत की जानिब से भी इस बयान हल्फी पे जो राना शमीम साहब की तरफ से कई सवालात उठाए जा रहे हैं, और नून लीग की जो इदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश भी करार दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है हुकूमत का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि ये जो कहले तारीख अपने आप को दोहरा रही है, जो पहले गवर्नमेंट के लोग ये किया करते थे अब अपोजिशन की जानिब से हो रहा है ये सब। देखिए, ज़ाहिर है हुकूमत या हुक्मरान जमात तो उस तमाम तासुर को ज़ायल करने की कोशिश करेगी जो अपोजिशन पैदा कर रही है। अपोजिशन का काम है हुकूमत पे तनकीद करना, और हुकूमत का काम है उस तनकीद को ज़ायल करने की कोशिश करना। लेकिन आम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए इस पे, इसको तनकीदी नज़र से देखना चाहिए कि इस नौयत की इंकिशाफात या इसकी नौयत के एफिडेविट का मौजूदा हालात में क्या मकसद हो सकता है, और को क्वेश्चन करना चाहिए मेरा ख्याल है उन लोगों को जो इस तमाम मामले में मुलव्वस हैं। कद नज़र इसके कि हुकूमत क्या कहती है, वो
ना मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, ना आप, और ना हम किसी अपोजिशन जमात के तर्जुमान हैं, बल्कि हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि जो भी चीज़ सामने आती है उसको ज़रा सोच समझ के उस पर गौर करें और उसके बाद अपनी कोई राय कायम करें। ट्रू ट्रू, बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूँगा आप इसका तफसील से ज़रा जवाब दें। पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे इम्तियाज़ गुल साहब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सभी इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है, मुतनाज़े हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्राम द पार्लियामेंट, उसके ऊपर मुकर्रर वैसे ही उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात रहते हैं। जुडिशरी करंट सिनेरियो के अंदर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है कि जी जज कहीं ना कहीं से ऑपरेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। नैब आपके सामने है, पैसों का मसला आ गया, कैपेसिटी के इश्यूज आ गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत उस पर हमले कर रही है, यानी कि ऐसा लगता है कि सिस्टम को माजूल करने की कोशिश हो रही है कहीं से और तमाम इदारों को पैरालाइज किया जा रहा है। ये सभी बड़े इदारे हैं हमारे, ये क्यों हो रहा है आपके ख्याल में और इसके मुहर्रिकात क्या, इसको रोकें कैसे? ये तो हमारा सिस्टम इन इदारों के ऊपर बेस करता है पूरा रियासत का। देखिए मुख्तसर अगर इसका आप जवाब चाहें तो ये क्यों हो रहा है, तो बड़ी साफ सी बात है कि शख्सी और ग्रोही या एक जमाती मफादात की खातिर तमाम तर उसूलों ज़वाबित को रौंद देते हैं हमारे सियासतदान और हमारे कुछ इदारे। उसमें देखिए कल जैसे मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी एक बिल पास हुआ। अपोजिशन के पास इसके सिवा कोई एतराज़ नहीं था कि जी वो असल में उनको चाहिए थे 222 वोट, लेकिन थे असल में 221 वोट, लिहाजा ये तरमीम मंजूर नहीं हुई है या करारदाद मंजूर नहीं हुई है। हालांकि कितना देखिए फजूल सा एक एतराज़ है। अब दुनिया भर में इस वक्त वोटिंग होती ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से है और इसमें टाइम भी बचता है और इसमें फ्रॉड का एलिमेंट भी जो है वो कम हो जाता है। अब देखिए दुनिया भर में इंतखाबात होते हैं और 80-90% नताइज घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो 2-2 दिन तक नतीजा नहीं आता। और मैं कुछ सियासतदानों से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये निज़ाम चाहते हैं कि नहीं, तो वो क्लियर जवाब कोई भी नहीं देता, इसलिए कि इनका बड़ा कैप्टिव वोट होता है तकरीबन अक्सर सियासतदानों का, जो 5-6-10 हज़ार वोट होते हैं मुस्तकिल इनके। अब कई लोग बेचारे फौत हो चुके होते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी इनके पास होते हैं, हर हल्के में नहीं लेकिन कई हल्कों में। तो इसलिए सियासतदान चाहता है कि वो अपने हल्के में उसके जो महफूज वोट हैं वो मुतासिर होंगे अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे चले गए। तो उस वजह से इन्होंने इसको ऐतराज किया। अभी आपने कहा कि जी तमाम इदारों को निशाना बनाए, बिलाशुबा जब आप अपने जाती मफादात को बालातर रखें रियासत से और रियासती इदारों से, तो फिर तो आप तमाम उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बिल्कुल आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, हर तो आप ये कह रहे हैं कि जाती मफादात इस चीज़ की बुनियाद बन रहे हैं कहीं ना कहीं पे। अब वो किसकी जाती मफादात है, आई थिंक ये फैसला हम अवाम के ऊपर छोड़ दें और अगली गुफ्तगू तक हम इसको माखिर करते हैं। बहुत शुक्रिया अलसुब, आपने वक्त दिया और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई आज जो पाकिस्तानी नौजवान हमारे साथ मौजूद है ना, उनसे जब हम आपका तारुफ कराएंगे तो आपके अंदर भी शायद थोड़ी सी एनर्जी पैदा हो जाए भागने के लिए। उनको पाकिस्तान का तेज तरीन दौड़ने वाला शख्स कहा जाए तो गलत नहीं, पाकिस्तानी यूसेन बोल्ट भी कहा जा सकता है उनको, क्योंकि रवा माह 7 सितंबर को इस्तांबुल में होने वाली मैराथन के 43वें ऑडिशन में, रवा माह जो नवंबर है इसमें, वो पहले नंबर पर रहे और इस साल तकरीबन 1 लाख लोग इस मैराथन का हिस्सा बने, जबकि इवेंट में शरीक 20 पाकिस्तानी एथलीट्स में से अमीन मकाती 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे और 55 मिनट 59 सेकंड में तय करके पहले नंबर पर रहे, जबकि फैसल शफी 3 घंटे 14 मिनट और 4 सेकंड में यही फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तानी एथलीट्स में रेहान आदम जी ने 42 किलोमीटर का ये फासला 3 घंटे 17 मिनट और 34 सेकंड में तय करके तीसरी पोजीशन अपने नाम की। और अमीन मकाती हमारे साथ मौजूद है, द यूसेन पाकिस्तान। अमीन, आपको हम खुशामदीद कहेंगे, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अमीन ये बताएं कि इतना तेज कैसे भाग लेते हैं, मतलब कैसे आती है इतनी एनर्जी? ऐसे ये बस बहुत, मैं 5 साल से रनिंग मैंने स्टार्ट की, फिर मुझे ग्रुप मिल गया, वो इतना मोटिवेटिंग ग्रुप है, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं और बस पावर अपने आप जनरेट हो जाती है। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। तो एग्जैक्टली जरा मैं टाइम के हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, ये बेसिकली 59 मिनट और 55 सेकंड है, ऐसा है?
जी ये 55 सेकंड्स है। 55 सेकंड्स, 2 घंटे 59 मिनट और 55 सेकंड्स के अंदर इन्होंने ये फासला तय किया जी। 55 सेकंड। ओके अमीन, सो हाउ मच प्रैक्टिस वाज नीडेड फॉर ऑल दिस? कितना टाइम प्रैक्टिस किया, कितना टाइम रनिंग किया, और आपका अपना वैसे इस फासले को तय करने के लिए टाइम कितना था? रिकॉर्ड के मुताबिक रहे या थोड़ा आगे पीछे हुआ जब आप दौड़े तो? मैं तो 3 साल से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो मैं 5 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 5 से 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैं एक ग्रुप के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हम एज अ ग्रुप गए थे, एज अ ग्रुप हमने एज अ टीम गए थे। हमारा वेडनेसडे नाइट पेसर्स के नाम से हमारा ग्रुप है। कराची में हम KDA में रनिंग करते हैं। तो हम सबका एक प्लान हुआ कि भाई अब इतनी हमने लोकल रन्स कर लिए हैं, लोकल इवेंट्स में हम पार्ट लेते हैं, तो हम एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्ट लेते हैं। तो सब सिर्फ एक कंपटीशन के लिए गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब में तेज़ था। मैं इस टाइम पे कराची में फास्टेस्ट था। तो मुझे सब ने बोला भाई कि तुम्हें इस तरह ट्रेन करना है कि टू बिकम द फास्टेस्ट पाकिस्तानी रनर। तो बस करते रहे, ट्रेनिंग करते गए, अच्छी न्यूट्रिशन लेते गए, फिर पाकिस्तान, फिर इंटरनेशनली गए। जो सोचा था कि मैंने सोचा था मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट है, तो आई हैव टू कीप इट लाइट, इजी करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, एग्जॉस्ट नहीं होऊंगा। शुरू में थोड़ा स्ट्रेस भी था। मैंने सोचा था मैं करूँगा 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट, लेकिन वो रेस एनवायरनमेंट था, एनर्जी थी इतना। मुझे एक रात पहले मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी थी सबने कि भाई यू हैव टू बी द फास्टेस्ट, तुम्हें करना है, यू कैन डू इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन द बुक्स अभी तक पाकिस्तान का फास्टेस्ट ओवरऑल नॉट जस्ट इन इस्तांबुल की जो नेशनैलिटी पाकिस्तान में थी, ओवरऑल अभी तक जितने भी पाकिस्तान के फास्टेस्ट जो इंटरनेशनल रन्स हुए हैं उसमें माय टाइम इज अभी तक जबरदस्त। और आई एम द ओनली पाकिस्तानी टू क्वालिफाई फॉर बॉस्टन मैराथन USA। बाकी अभी तक कोई बॉस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है। लवली अमीन, अच्छा मैराथन है तो जैसे आपने खुद भी कहा कि एकदम से आप एग्जॉशन भी नहीं कर सकते, आपको तेज भी नहीं भागना, आपको नॉर्मल भी नहीं भागना। सो क्या टेक्निक होती है बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली इतने घंटे और 42 किलोमीटर्स, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो? अच्छा, ये हमने सबने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी अपने अपने पेस के, अपने अपनी एनर्जी और अपने अपने किस तरह हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उस हिसाब से। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी ऑनेस्टली मैं उस साथ नहीं गया था, क्योंकि मैं शुरू में मैंने थोड़ा एग्जॉस्ट कर दिया था, शुरू में मैंने थोड़ा तेज कर दिया था। बाकी मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया, अच्छा एंड किया। मैंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, बहुत फास्ट था। शुरू में एंड में मैं थोड़ा ज़्यादा पेन में था, मुझे क्रैम्प्स आ गए थे और थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो गया था। लेकिन इन दी एंड लेकिन शुरू में मैंने इतना अच्छा कर लिया था। शुरू के 30 किलोमीटर्स मैं बहुत एनर्जी में था, बहुत अच्छा था। लेकिन मे बी बैड लक, मुझे क्रैम्प्स आ गए तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एंड वाज स्टिल। तो नेक्स्ट मैराथन में इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, आप इतना एग्जॉस्ट स्टार्ट में नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी बचाएंगे फॉर द लास्ट फ्यू किलोमीटर्स। एक स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे, अपना न्यूट्रिशन अच्छा करूँगा, अपना न्यूट्रिशन एक अच्छी गाइडलाइन होगी इंशाल्लाह, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और अच्छे रिकॉर्ड सेट करने हैं और अच्छा करना है। तो अमीन, हम जैसे आम लोग तो वी जस्ट गेट डन विद लाइक 5-6 किलोमीटर्स दौड़ ले, हम तो कहते हैं बस हम तो फारिग हो गए, खत्म हो गया, गिर जाते हैं हम तो 5-6 किलोमीटर करके। हाउ टू बिल्ड द स्टेमिना यार, कोई ऐसी टिप तो बताएं आप हमें, इससे हमारा स्टेमिना अच्छा हो सकता है। हम सब ने ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने तो शायद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से स्टार्ट किया था, क्योंकि रियली ओबीस, मैं बहुत मोटा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते, लेकिन एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं, हम KDA में रन करते हैं, साथ हमारा ग्रुप के साथ रन होता है, तो उन लोगों ने भी एज अ फिटनेस, एज अ वेट लूज के लिए स्टार्ट किया था। उन्होंने 4-5 किलोमीटर किया, वेट कम हो जाए, फिर ग्रेजुअली विद टाइम उन सब ने एज अ स्पोर्ट्स इसको लेना शुरू किया। क्या आदमी हो यार, वेट लूज के लिए दौड़ना शुरू किया और अब मैराथन कर रहे हो, मतलब क्या आदमी हो यार। कितना वेट था अमीन आपका, ये बताओ कितना वेट था और उसको कितना रिड्यूस किया? I used to be 110 kgs, but at the age of 15. My goodness. And what about now? अभी आपका कितना वेट है? अभी मेरा अराउंड 78 वेट है। वो भी मेरा गेन हुआ है, क्योंकि मैं इस्तांबुल से जब से मेरी रेस हुई है तब से लेकर अभी तक मैं खा ही रहा हूँ, सब कह रहा हूँ कि अभी मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया है। बट स्टिल व्हेन आई विल गेट बैक टू ट्रैक तो सब
नॉर्मल हो जाए। मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भाई? हमें 2 kg उतारना अजाब लग रहा होता है अभी, लेकिन स्टिल हैट्स ऑफ टू यू, ये बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से वेट लॉस इटसेल्फ एक बहुत डिफिकल्ट टास्क और बड़ा जबरदस्त आपने किया है, बड़ा अचीव किया आपने। क्या खाते क्या है आप इसके लिए? ऐसा क्या है जो ऑब्वियसली आपको मोटा भी ना करे, आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत भी? मोटिवेटेड हो गए ना। जी जी बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ अभी निकल जाऊँ इधर से। अमीन क्या खाते हैं आप? डाइट क्या? हमारी डाइट इस तरह की होगी, रनिंग से हमारी जैसे हमारी रेस है, तो रेस से 1 वीक पहले हमारी डाइट दूसरी होगी। बाकी नॉर्मल डेज अगर आपको अपनी फिटनेस के लिए अपनी अच्छी फिजिक के लिए डाइट रखनी है वो अलग होगी। जैसे कि मेरी ऐसी डाइट है कि आई एम मोस्टली लो ऑन कार्ब्स मैं कम खाता हूँ। प्रोटीन इंटेक मेरा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मुझे मुझे अपना मसल मास लूज नहीं करना होता, क्योंकि इतनी बंदा हम रन करते हैं। तो अमीन आप तो फिर मलीर से सीवीयू पैदल ही चले निकल जाते होंगे, भाग के ही घंटे आधे में पहुंच जाते होंगे आप। You don't need the कराची वाली बाइक्स। हमारे जो नेशनल हमारे जो यहाँ पे लोकल इवेंट्स होते हैं, तो हमारा यही होता है, हमारे एरिया से हम मलीर कैंट जाएंगे, मलीर कैंट से हम वापस आएंगे। माय गुडनेस। ठीक है ठीक है, पूरा मेट्रो जितना ट्रैक अब हम स्पीचलेस है। अमीन, हमारे देखने वालों को कोई भी कुछ कहना चाहो? ऑब्वियसली आपने माशाल्लाह वेट लॉस हो या मैराथन हो, आपने दोनों में बड़ी अच्छी अचीवमेंट, बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। मुझे वेट लॉस सुन के ज्यादा क्योंकि हो रहा है, क्योंकि ये इस साल होगा नहीं आपको, मेरा तो जरूरत ही नहीं है मुझे। आप सोचें। अच्छा अमीन कुछ कहना चाहे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका वेट लॉस का गोल है तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप चाह रहे हो कि ओवरनाइट रिजल्ट आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, शॉर्टकट्स ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा है कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और अगर आपका शौक है ये चीज़ तो फिर आप यू विल बी गुड एट इट। जैसे मेरा शौक है फिटनेस का। और अमीन शॉर्टली ये भी बता दो आपका गोल क्या है? मतलब आप मैराथन तो आप कर रहे हो प्रोफेशनली, आप दौड़ भी रहे हो और अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह, यंग भी हो अभी आप, तो क्या एम क्या कर रहे हो, कहाँ तक जाना है? कोई टाइटल आपके माइंड में है किसी को विन करना? जैसे मैंने बोला, आई एम द ओनली पाकिस्तानी क्वालिफाइड फॉर बॉस्टन मैराथन जो यूएसए में होता है। तो बॉस्टन मैराथन बहुत लोगों का ड्रीम है कि वो सिर्फ बॉस्टन मैराथन जाके एक बार वहाँ भाग लें। तो आई एम बॉस्टन मैराथन इज इन माय बुक्स, इंशाल्लाह बॉस्टन मैराथन करूंगा, एंड एज अ पैशन आई एम टेकिंग इट एज अ पैशन कि मुझे बहुत शौक है। आई एम डूइंग दिस फॉर माय सोल। बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। एंड गिव अस योर वर्ड्स कि आप हमें ज्वाइन करेंगे बोस्टन से लाइव। बोस्टन से आपने ज्वाइन करना है, फिर हम आपको मैराथन से लाइव लेंगे, ठीक है? अमीन वकार साथ मौजूद है और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की है। मुझे लगता है कि वेट लॉस हो चाहे आप इनके सेट पे घूमने से क्या पता कल इमरान, आपको पता है कि ये पूरा देखो स्टार्ट यहीं से होता है। क्या पता मैराथन चले जाए, यू नेवर नो। If Amin can do, anyone can do. In a sense कि जब आप कोशिश करते हैं तो आप कर लेते हैं। This is what Amin was trying to say. 115 किलो था उनका, और अब कितना? आपका कितना? नहीं मैं अपना थोड़ी बताऊंगा। चले जरा। 115 से तो बहुत ही कम है, कम से कम। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो गया। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से जो हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं, जबकि कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो छोटे और बड़े पैमाने पर अपने अपने जो कारोबार हैं वो करते हुए मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी एंटरप्रेन्योर मौजूद है, ताबिंदा फरूख, जो ऑनलाइन जो कह लें बिजनेस करती हैं और जो शादियों के दौरान मुख्तलिफ डेकोरेशन की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उनको आप वो सेल करती हैं ऑनलाइन। उस हवाले से हम बात करेंगे। ताबिंदा फरूख हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिंदा आजकल तो बड़ा काम होगा फिर इनका। हाँ शादियों में चल रहा है। ताबिंदा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ताबिंदा ज़बरदस्त काम है ऑनलाइन, मुझे लगता है कि बहुत आप कंफर्ट जोन में रहकर बड़े बेहतर अंदाज में अपना जो कारोबार है, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आपने इसका स्टार्ट कहाँ से लिया और किस तरह से लिया? जी मैं अपने बिजनेस की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अपने बचपन में जाऊंगी, क्योंकि मेरा बिजनेस मेरे बचपन से रिलेट करता है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा शाय थी। मैं इतनी शाय थी कि किसी से बात नहीं करती थी। मेहमान आते थे तो अपने वॉशरूम में छुप जाती थी। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई, सारे कहते थे कि ये क्या करेगी, इसका क्या बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं करती। मेरी बाकी 3 बहनें माशाल्लाह से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो जब मैं बड़ी हुई और मेरी मदर भी परेशान थी कि ये क्या करेगी,
उसके बाद जो मेरे फादर की डेथ हुई तो ये वाली बातें बहुत ज्यादा हो गई कि कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी टैलेंटेड हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो इस चीज की वजह से फिर मैं बिजनेस की फील्ड में आई। वाह वाह। और एक तो बड़ा अफसोस आपके वालिद साहब नहीं है, दूसरा ये कि आपकी वालिदा साहिबा के हवाले से हमें पता चला कि वो भी टेलीविजन से और पीटीवी से वाबस्ता रही हैं, ऐसा है? उनसे भी कोई आपको मिली इंस्पिरेशन? जी बिल्कुल, मेरी आइडिया शुरू से मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि वो भी सेल्फ मेड है और उन्होंने बहुत पहले से मेरी मदर ने टेलीविजन ज्वाइन किया था व्हेन शी वाज इन क्लास 8। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तब से उनका ठीक है। तो ताबिंदा, फिर जब आप कुछ करने का सोचते हैं तो बड़े मल्टीपल आइडियाज आते हैं। हम दिन में 10 आइडिया सोचते हैं, ये कर लें, करते एक भी नहीं है। आपके जहन में ये वाला आइडिया कहाँ से आया? शादियों के जो बाज़मात हैं इनको बनाने का, फिर ऑनलाइन इनको बेचने का खुद से आया या किसी ने मशवरा दिया कि ये कर लो, इसमें बड़े पैसे हैं या ये बड़ा अच्छा चलेगा? नहीं, इस तरह हुआ था कि बचपन से मेरा माइंड क्रिएटिव था। तो जब मैंने सोचा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मेरे माइंड में सडनली बिजनेस का ख्याल आया। हालांकि हमारी ना ही फैमिली में कोई बिजनेस करता है, ना ही मेरे घर में कोई बिजनेस करता था। अच्छा। लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरी कंफर्ट जोन है, मैं घर में रह के कुछ ना कुछ कर लूंगी और जो चीजें मुझे बनानी आती है मैं बना के उसको सेल करूंगी। तो इस वजह से मेरे माइंड में आइडिया आया और जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं ऑनलाइन नहीं था, लेकिन उसके 2 साल बाद मैंने इसको बिजनेस को ऑनलाइन कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा ताबिंदा, ये बताइए क्या क्या बनाती हैं, किस तरह से आप ऑब्वियसली शादियों में हर तरह की, हर एक की चॉइस बड़ी डिफरेंट होती है। सो अपने क्रिएटिविटी, अपने आर्ट के हवाले से बनाएं, क्या बनाती हैं और सबसे ज्यादा लोग पसंद क्या करते हैं? मैं बेसिकली वेडिंग इवेंट से रिलेटेड हैंडमेड कस्टमाइज्ड स्टफ बनाती हूँ। ठीक है। क्योंकि आजकल शादी में सारी वेडिंग जो है वो थीम के अकॉर्डिंग होती हैं। तो क्लाइंट मुझे अपनी थीम बता देते हैं कि हमें ऐसी चीजें चाहिए या हमें ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ और जो चीजें बनाती हूँ क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये तो क्या आप एक एक्सपेंसिव आर्ट डिजाइनर आपको कहेंगे एक्सपेंसिव है, या आप आम लोगों की पहुंच में किस तरह की आपकी क्लाइंटेज किस तरह का है जो आपको रीच आउट करता है? हर किस्म का है या सर्टेन क्लास है? मेरी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को माइंड में रख के डिजाइन करती हूँ। क्योंकि मैं खुद जब मार्केट जाती हूँ देखती हूँ कि चीजें इतनी महंगी मिल रही हैं और कुछ लोगों की नहीं होती, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीजें बनाऊं जो क्लाइंट इजीली अफोर्ड कर सके। और अगर मैं आपसे सीधा चीजों का पूछूं कि क्या क्या चीजें आप बनाती हैं, तो चंद चीजें हमें बताएं। वैसे हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन आप बताएं कि मैं ये बना सकती हूँ या ये बनाया मैंने। मैं मेहंदी के थाल बनाती हूँ, डिफरेंट किस्म की डेकोरेशंस करती हूँ, डिफरेंट किस्म की पैकिंग्स करती हूँ, डिफरेंट किस्म के प्लेटर्स बनाती हूँ, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, हैंडीक्राफ्ट बनाती हूँ, मनी एनवेलप्स बनाती हूँ और इसके अलावा काफी सारी चीजें बनाती हूँ। ठीक हो गया। तो जब आप इसको ऑनलाइन ऑब्वियसली आप जब इसको सेल करती हैं, किस तरह का रिस्पांस आता है लोगों का? ऑब्वियसली हैंडमेड चीज़ों की मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो के लिए कदर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट की पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत, उसका सारा कुछ लगता है। सो कितना अच्छा रिस्पांस है हैंडमेड चीज़ों का? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस तो अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगी कि पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। मेरी प्रोडक्ट्स जो है फॉरेन कंट्री में भी जाती हैं, तो यहाँ पे तो अप्रिशिएट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती है क्योंकि वो लोग इसकी कदर बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक हो गया। तो आपने ऐसा भी कभी सोचा कि आप इसको आगे फर्दर सबलेट करें, यानी कि खुद बनाने के बजाय आगे कारीगरों से बनवाएं, और फिर क्या ऐसा कर रही हैं आप या सारा कुछ अभी भी खुद ही बना रही हैं? चूँकि अब आपका वॉल्यूम तो बिजनेस का लगता है थोड़ा बड़ा हो गया है पहले से। जी अभी भी मैं सारा कुछ खुद बना रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली पेशावर का मसला ये है कि ऐसा कोई लेबर मिलता नहीं है। अच्छा। और मैं जो चीजें बनाती हूँ क्वालिटी का ध्यान रखती हूँ, उसकी नीटनेस का ध्यान रखती हूँ। तो फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लेबर होगा जो मेरी क्वालिटी की तरह का स्टफ बनाकर मुझे देगा। अच्छा, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि स्लोली आप ये करना शुरू करें, क्योंकि कब तक आप खुद से करेंगी, आप फिर उसके एक मैसेज को कैटर करने के लिए तो लोग आपको कैसे रीच आउट करें ताबिंदा? बहुत से लोगों की शादियां हो रही होंगी, बेचारे देख रहे होने वाली होंगी, उनके लिए भी तो कुछ की होने वाली होंगी, अल्लाह करे हो जाए। तो कुछ लोग ओब्वियसली उनके आखिरी आज़ादी के दिन चल रहे होंगे और वो देख रहे होंगे इस वक्त आपको, तो आप उन्हें कैसे बताएंगी, वो आपको कैसे रीच आउट करें, आपकी प्रोडक्ट्स को कैसे देखें और खरीदें? बताएं उनको जरा। जिस किसी को भी मुझसे कुछ बनवाना हो, वो मेरा फेसबुक पे भी पेज है रस्म रिवाज के नाम से, रस्म रिवाज, मेरा इंस्टाग्राम
रस्मो रिवाज के नाम से। ठीक है। वहाँ पे मुझे मैसेज में वो मैसेज कर सकते हैं, जो कुछ भी उनको बनवाना हो वहाँ पे मुझसे सारी डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। जबरदस्त। बस हम आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं ताबिंदा, हमें बहुत जरूरत है किसी की होने वाली है, तो फिर उसके लिए पोटेंशियल हम इमरान के लिए कुछ ऐसा प्लान करेंगे। हमारे ऑफसेट भी, हमारी कुछ प्रोडक्शन टीम में भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई बात नहीं, अभी तक आजाद है। ताबिंदा बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी यंग लड़कियां आपको, आप कुछ कह रही हैं? मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आप लोगों के लिए काम करके। ठीक है, नहीं आप लोगों में सिर्फ एक ही रह गए। ताबिंदा बहुत सारी नई मतलब यंग बच्चियां, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे जो आपसे इंस्पायर भी हो रहे होंगे और अपना बिजनेस भी स्टार्टअप करना चाहते होंगे, उनको क्या मैसेज देंगी, किस तरह से वो प्लान कर सकते हैं और अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्या हो सकता है सब? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आप कोई ना कोई ड्रीम देखें और फिर इसको अचीव करने के बारे में सोचें और अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करें। ये मत सोचे कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, ये मत सोचे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें बिजनेस की नो हाउ नहीं है। एक बार जब आप इनिशिएटिव ले लेते हैं और ऑनेस्टी से काम करते हैं तो अल्लाह ताला इतनी आसानियां पैदा करते हैं कि आप इस सारे When there is a will, there is a way, there is no doubt। ताबिंदा बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपका बिजनेस और फ्लरिश करे। रस्मो रिवाज के नाम से इनका पेज है जी, उसको ढूंढिए। I'll endorse on my Instagram। आप जरूर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हम भी इंडोर्स करेंगे, तो आप इनको जरूर फॉलो करें, इनसे ऑर्डर करें चीजें। एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट सबसे एक के लिए कीमती चीज होती है, उसको प्रमोट करना चाहिए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। बहुत ज्यादा है स्मॉग। कितने बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, ठीक नहीं हो रहा। लोग मुझे मैसेज करें आपकी आवाज से लग रहा है कि आप ठीक नहीं है। मैं ठीक नहीं हूँ, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये इस वक्त तो लाहौर शहर के अंदर जितने भी लोग हैं और लाहौर के आसपास जितने लोग हैं, सभी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे होगा। वैसे एक बड़ी अच्छी टिप आपको बताऊं, कल मुझे एक मेरे दोस्त ने एक मैसेज किया था, वो दोस्त अभी मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है। उसने कहा था आप वो होती ना भाप, क्या कहते हैं उसको, स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा लें तो इट विल कीप यू गुड। और ये कोविड के दिनों में भी हमने स्टीम ले लेके असर क्या था पता नहीं क्या, कभी सारी चीज गंदी आलूदा हवा से हमारी जान छूटेगी। ऑब्वियसली जब कोई एक चीज हटती है दूसरी कश्मीर चली जाए वकार मलिक की तरह। वकार भाई इज अ लकी मैन आई मस्ट से कि उनका जब यहाँ से तंग पड़ते हैं वो चले जाते हैं पहाड़ों में, कभी सहराओं में, कभी जंगलों में। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी को सही जिया, जिंदगी का सही जिया। तो अभी क्या हमने वकार भाई का सेगमेंट जी बिल्कुल दिखाना है। अच्छा, हम आपको यही कह रहे हैं जी कि जितनी भी तारीखी इमारतें हैं और सारी चीज़ें वो तो लाहौर में मौजूद हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन शहर की ज़िंदगी से दूर इंसान का दिल करता है कि किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे सुकून हो, ठंडी हवाएं हो, ग्रीनरी हो, पानी हो, सिर्फ अपना आप हो, तितलियाँ हो, यस, और ऊपर नीला आसमान, नीचे आप अपने खुदा से आप बातें करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। और ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ही सिलसिला है जो सफ़र शर्त में जारी है कई अरसे से। आज हम इसको एक नया रंग देने जा रहे हैं, आज हम इसका एक नया सीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बगैर किसी ताख़ीर के आज का सफ़र है शर्त। सफ़र शर्त के इस सीज़न में आप क्या देखने जा रहे हैं? सफ़र शर्त के इस छठे सीज़न में आप तितलियां देखने जा रहे हैं, आप खूबसूरत फूल देखने जा रहे हैं, आप झरने देखने जा रहे हैं, आप बहुत सारे पानी देखने जा रहे हैं, आप खूबसूरत दरख्त देखने जा रहे हैं, आप खूबसूरत बादल देखने जा रहे हैं, और इसके अलावा आप खूबसूरत दिल वाले इंसानों से उनकी बातें सुनने जा रहे हैं। और ये तमाम चीज़ों को अगर जमा किया जाए तो कौन सी जगह निकलती है? गेस कीजिए। मुझे नहीं मालूम आपने क्या गेस किया है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पहुंच चुके होंगे। पाकिस्तानी शुमाल के अंदर एक वैली है जिसको कहते हैं नीलम वैली, और नीलम वैली जो है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम ऑफकोर्स ये पूरा सफ़र शायद जो है नीलम वैली के हवाले से है। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो फौरी तौर पे मेरे जहन में आया कि क्यों ना इस सीज़न का नाम ही रखा जाए नीलम वैली, सपनों की सरहद, क्योंकि जनरली कहते हैं कि सपनों की कोई सरहद नहीं होती। लेकिन जब मैंने नीलम वैली की जो पहली जो
मतलब झलक थी। और मुख्तलिफ जब ट्रैक्स के दौरान और जो खूबसूरतियाँ जब मैंने देखी तो यकीन कीजिए कि मेरे जहन में यही आया कि सपनों की सरहद होती है, या कम से कम हम सपनों की सरहद के बहन बहन ज़रूर जा सकते हैं। तो नीलम वैली जो है वो सपनों की सरहद के पास की कोई चीज़ है। वादी कश्मीर और लद्दाख बशमूल छोटे तिब्बत के दरमियान बहुत से पहाड़ों का सिलसिला है। ये पहाड़ कोई हिमालय की फैली हुई शाखें हैं। इन्हीं में दुनिया का 8वां बुलंद तरीन पहाड़ नागा पर्वत वाक़ है। इन पहाड़ों में बहुत सी झीलें हैं और कई छोटे बड़े नदी नाले निकलते हैं। मगरबी तरफ कृष्ण गंगा यानी दरिया नीलम निकलता है, जो मुजफ्फराबाद के मकाम पर दरिया जेहलम से मिल जाता है। मिसेस जीसी ब्रूस लिखती हैं कि कश्मीर की हवा में सांस लेना गोया शेरिस्तान में रहना है। डॉक्टर सलामुद्दीन नियाज ने कहा कि कश्मीर हसीन कार कुदरत की बेहतरीन गजल का शादाब तरीन शेर है। हर शायर जज्बात को भड़काने का तहैया किए दावत कैफो सरूर दे रही है। वादी नीलम अपने नाम की तरह नहीं बल्कि बढ़कर खूबसूरत है। इस वादी का नाम द्रावा था। 1947 में आज़ादी के 9 साल बाद 1956 में गाज़ी कश्मीर सैयद मोहम्मद अमीन गीलानी ने किशन गंगा दरिया का नाम दरिया नीलम जबकि द्रावा का नाम वादी नीलम तजवीज़ किया था। तारीखी अहमियत का हामिल शारदा मुजफ्फराबाद से 136 किलोमीटर के फासले पर है। शारदा की ये दरसगाह बहुत कदीम है। ये इमारत शुमालन जनूबन मुस्ततील चबूतरे की शक्ल में है। ये चबूतरा तकरीबन 36 फुट ऊंचा है। छत का अब नामो निशान नहीं है। 1947 तक कश्मीरी पंडित हर साल अगस्त की 26 तारीख इसकी यात्रा करने दूर दराज इलाकों से आते थे। अल बैरूनी ने शारदा यूनिवर्सिटी के हवाले से लिखा है कि यहाँ पे एक ऐसा टेंपल है, यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे हिंद से यात्री यहाँ पे आते हैं। और मैं बिल्कुल ये सोच के दंग हूँ, बिल्कुल हैरान हूँ कि यहाँ पे 50,000 तक, कुछ हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है कि यहाँ पे 50,000 तक यात्री जो है वो भी आते थे। और इसके अलावा बुनियादी तौर पर ये जगह जो थी ये इल्म से मुतल्लिका थी, ये मंतक से मुतल्लिका थी, ये फ़लसफ़ा से मुतल्लिका थी और बुद्धिस्ट जो टीचिंग थी डेफिनेटली वो तो उसका ऐसा थी ही। मतलब आप सोच नहीं सकते कि जब शारदा में आप होते हैं कि ये कितना अहम और कीमत, इतनी खूबसूरत तरीन जगह है और इतनी अहम जगह है। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ये 3000 साल पहले 50,000 लोग और फिर वो भी इल्म की मुतलाशी बहुत सारे लोग इस खानकाह में, इस जगह पे आते थे और ये जो चबूतरा है यहाँ बैठते थे। और मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 2 से 3,000 साल की पुरानी तारीख़ और कैसे कैसे इल्म के प्यासे जो थे वो यहाँ आते होंगे। और जैसे ही मैंने शारदा की इस खूबसूरत जगह पे नज़र की है तो मेरे ज़हन में फ़ौरी तौर पे कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल है आग का दरिया, उसका जो पहला चैप्टर है, पहला बाब है, वो मेरे जहन में आ गया कि कैसे उस वक्त बुद्ध बख्शू जो थे वो इतने लंबे लंबे सफ़र करते थे फ़कत एक सवाल के जवाब की तलाश में। कैसे बड़े बड़े लोग इस चबूतरे पे बैठे और उनके ख्यालात कितने अजीम होंगे। और डेफिनेटली उस वक्त का इल्म जो है और ये कलेक्टिव हमारा एक नॉलेज है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं।
एक ज़हीन व फ़तीन शख्स की कहानी सुनिए। वो ऑफकोर्स मैं नहीं हूँ, हिमा चंद्रा, जो कि जिनका ताल्लुक 1030 ईस्वी से है। उन्होंने एक दफ़ा इस ख्वाहिश का इजहार किया वालिय गुजरात से कि मैं एक ऐसा काम करना चाह रहा हूँ जिससे दुनिया का सारा इल्म जो है वो मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लूँ। कोई इंसाइक्लोपीडिया टाइप की चीज़ जिसमें आलमी अदब भी हो, जिसमें ज़ुबान बयान भी हो और जिसमें ऑफकोर्स मज़ाहिब की तारीख़ भी हो। तो इस हवाले से उनकी ये ख्वाहिश थी और मालूम ये हुआ, वाली गुजरात ने जब पता कराया कि दुनिया में सिर्फ एक ही लाइब्रेरी उस वक्त है, उनकी नॉलेज में यही था कि शारदा में जो कुतुब खाना है वो एक वाहिद जगह है जहाँ से ये मकसद हल हो सकता है। और उन्हीं के पास वो जो एक ना वैरायटी है और तनव्वु है किताबों का और वो तमाम ज़ख़ीरा वहाँ पे है। तो वहाँ से वाली गुजरात ने जो है वो अपना एक वफ़द जो है यहाँ भेजा और महाराजा ने वहाँ यहाँ से बहुत सारी जो किताबें थी वो शारदा से गई, शारदा यूनिवर्सिटी से गई। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब आप ये सोचें कि आपने पूरी दुनिया का इल्म नोन जो भी उस वक्त का इल्म है उसको कंपाइल करना है, उसको इकट्ठा करना है, तो आपको इल्म हो कि सिर्फ एक ही जगह है और वो शारदा यूनिवर्सिटी है। जब भी आप शारदा आएंगे तो मत भूलिएगा कि उसका एक एक पत्थर जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने शारदा के दौरान घूमते हुए कुछ लोगों को ये कहते सुना है, मुझे यकीन कीजिएगा मैंने वाकई कुछ लोगों को कहते सुना है। किसी ने कहा कि उधर ऊपर कोई सुना है शारदा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा अभी कोई टूटी फूटी दीवारें हैं। काश आपको मालूम हो कि उसका एक एक पत्थर कितना कीमती है। जब आप इस पूरे शारदा यूनिवर्सिटी के पूरा जो बैकग्राउंड है उसको पढ़ के आएंगे तो यकीन कीजिए कि आप उस एक एक पत्थर को देखेंगे कि वो कितना कीमती है और कितना बड़ा असासा है। मौसम सर्द होते ही डेंगू की केसेस में कमी तो देखने में आई है, मगर ख़तरा अभी भी बरकरार है। हम इस हवाले से पहले भी बात कर रहे थे। इस्लामाबाद में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो गया है। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 184 मरीज सामने आए हैं। सिर्फ लाहौर में 133 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इस हवाले से जो हलाकतें हैं वो भी सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर में डेंगू बुखार की दवाएँ हम आपको मुसलसल रिपोर्ट करें कि वो नायाब हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत पंजाब ये दावा तो कर रहा है कि डेंगू बुखार की दवा मार्केट में दस्तयाब है, मगर जो मुतासरा ख़ानदान है लोग अपने प्यारों के लिए दवा मिलने के इंतज़ार में शिकवा करते नज़र आते हैं और मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। महकमा सेहत पंजाब तो कह रहे जी डेंगू कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। डॉक्टर शाहिद मक्सी मौजूद हैं, डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मौसम बदलने के हवाले से कहा जा रहा था कि जैसे ही मौसम बदलेगा केसेस में जो कमी भी वाक़या होगी। मौसम तो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, डेंगू के केसेस की क्या सूरत हाल है? हम ज़रा एग्जैक्ट फिगर्स आपसे जानना चाहेंगे। जी, डेंगू के केसेस में भी बहुत कमी आ रही है और ये सिर्फ मौसम के बदलने से नहीं, हमने भी डबल एफर्ट्स किए हैं। जिन इलाकों में हमें केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे उनमें हमने स्वीप एक्टिविटी की है। जहाँ हमें अडल्ट मच्छर मिला है वहाँ हमने जो है वो फॉगिंग की है और IRS और केस रिस्पांस के जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हमने ऑब्जर्व किए हैं। पहले भी कर रहे थे, लेकिन हमने अपने वो हीट मैप के थ्रू जो है वो जगह आइडेंटिफाई कर ली है जहाँ से ये मच्छर की जो पॉपुलेशन है वो भी मौजूद थी और केसेस भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब, लाहौर में तो अभी भी काफी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वजह है? आप लोगों ने कहा था कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर, पहले भी आपसे जब भी डिस्कशन हुई कि वहाँ पे आपकी टीम्स एक्टिव है ज़्यादा, जिन इलाकों की आप बात कर रहे थे, लेकिन केसेस तो अभी भी उसी रफ्तार से रिपोर्ट हो रहे हैं लाहौर में। नहीं, उस रफ्तार से नहीं है, रफ्तार भी बहुत कम है और केसेस भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं। तो ये अभी चंद दिन और हैं जो अभी केसेस तो खैर हैं और होने हैं और हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनका लाइफ साइकिल हमने उसका ब्रेक कर दिया है। मॉस्किटो का लार्वा हमने ख़त्म कर दिया है। जो अडल्ट अभी कुछ मौजूद है तो वो कुछ ना कुछ केसेस उसकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन हम अडल्ट को भी टारगेट कर रहे हैं बाई द फॉगिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, और जहाँ हमारे SOP अलाउ करते हैं तो वहाँ फॉगिंग भी कर रहे हैं।
ठीक है, तो शाहिद साहब आप ये आखिरी साल है डेंगू का, इसके बाद अब नहीं होगा, आपने जितने इक़दाम इससे तो ऐसा लगता है? अल्लाह करेगा कि ये आखिरी साल ही होगा, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं भी डेंगू की प्रेवलेंस है दुनिया में 150 मुल्कों में है, तो ये है कि नंबर ऑफ केसेस कम तो हो जाते हैं, बल्कि जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो 100% एलिमिनेशन जो है वो इसकी हुई तो नहीं है अभी तक। अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजलो करम से इधर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, जब भी डेंगू आता है, वैसे तो हर साल ही आता है, मतलब कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन स्टिल हर दफ़ा यही दावा किया जाता है जी हमारे इक़दाम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, और फिर जब डेंगू सर पे आता है तो हम कहते हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं, इक़दाम कर रहे हैं। तो क्या ये इसी तरह से हर साल चलेगा कि जब डेंगू सर पे आ जाएगा, हलाकतें हो जाएंगी, केसेस रिपोर्ट हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे जी हमने इक़दाम तो बहुत शानदार किए, लेकिन पता नहीं केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं इतने? नहीं, हम इस दफा डेंगू को सर पे नहीं आने देंगे, ना ही पिछली दफा आगे गुजर गया, पूरे पंजाब में तो हमने आगे चला गया। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको मजीद चला गया तो इधर लाहौर में ही नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं ना। आप पूरे पंजाब को देखें ना, हम सिर्फ लाहौर को तो नहीं देख रहे ना, पूरे पंजाब को देख रहे हैं। हम तो एक एक शख्स को देख रहे हैं, हम तो एक एक पाकिस्तानी शहरी को, हम तो एक एक पाकिस्तानी शहरी को देख रहे हैं जिसे रियासत और हमारा कानून और हमारा आइन रियासत की जिम्मेदारी करार देता है कि वो उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसको सेहत की बुनियादी सहूलियात, हमारा आइन कहता है उसको दे। हम तो एक एक शख्स को देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाहौर। लाहौर का एक मोहल्ला और उसके अंदर रहने वाला एक शहरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई भी इस मुल्क के अंदर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपने इतने इक़दाम किए तो ये जो इतनी हलाकतें हुई इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो निकालें कि ये किसकी नेग्लिजेंस थी। आप तो बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे थे, लोग क्यों इतने मर गए सर फिर? नहीं, हम जो है ये नहीं है कि जी हमारे लिए लाहौर का शहरी या लाहौर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आइन और कानून के मुताबिक जितनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वी रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो हमारे जो जितना भी डिपार्टमेंट है, हमने अपने तौर पे बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन ये नहीं है कि जी हमने लाहौर को इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमारे लिए पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर वैसे कोई मैकेनिज्म डॉक्टर साहब कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं इसके ऊपर कि जो हलाकतें हुई हैं डेंगू की वजह से, हर शख्स तो अपनी जिम्मेदारी की वजह से नहीं जहाँ बहक हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं महकमा सेहत की किसी न किसी की नेग्लिजेंस होगी, टाइम पे स्प्रे नहीं होगा, लार्वा रह गया होगा, वो हॉस्पिटल पहुंचा होगा, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा। कोई इन्वेस्टिगेट तो करे, मतलब इतने पाकिस्तानी इस मामले में शहीद ही होता है जो वबा से मरे, तो कोई पता तो करे कि ये कैसे हुआ, किसी को जिम्मेदार तो ठहराए ताकि आइंदा लोग जरा टाइमली अपनी चीजें करें, मोहतात रहें। नहीं, हम बिल्कुल इस चीज का केस इन्वेस्टिगेशन होती है, और ये जो हमारे जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, उसमें डेंगू के अलावा जो भी डेथ होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसकी बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा एक रिपोर्ट बनती है, और डेंगू के हवाले से तो स्पेशल रिपोर्ट्स बनेंगी इंशाल्लाह, और बन भी रही हैं। हमारा जो डेंगू एडवाइजरी ग्रुप है तो वो इस चीज को कंफर्म करता है, देखता है, तो उसके बाद हम डेंगू डेथ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक तरफ तो डेंगू के हवाले से बड़े अच्छे इक़दाम हैं, दूसरी जानिब दवाइयों का क्या मामला है कि लोगों को अब दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं? नहीं, दवाइयों का तो ऐसा कोई दवाई इसके लिए चाहिए क्या होती है, आपको पता ही है, ये पैनाडोल सिंपल वही पैनाडोल ही मिल रही। मेरा जाती डॉक्टर साहब मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि मार्केट या मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं थी दवाइयाँ। वो कह रहे थे मेडिकल स्टोर पे नहीं है दवाई। मैं तो यार टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलूंगी, हमारे पास करोड़ों की तादाद में, हमारे हेल्थ सिस्टम में करोड़ों की तादाद में यही पैनाडोल मौजूद है। कहाँ पे है सर? आपके ऑफिस में या कहीं और दे रहे हैं? ये कहाँ पे है, कैसे लें? नहीं, ऑफिस में नहीं होती दवाई। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी के THQ, DHQ, BHQ, RIC, हम सब के ऊपर हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें वाफिर मिकदार में ये मौजूद है। वैसे डॉक्टर साहब ये भी कितना बड़ा डॉक्टर साहब ये भी कितना बड़ा क्रेडिट है ना कि मुझे पैराडोल लेने आपके DHQ आना पड़ेगा लाहौर शहर में रहते हुए, मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट में मौजूद है। मार्केट में आपको पता है कि चंद जखीरा अंदोजों ने कोई ऐसी हरकत की हो तो उसको भी हमने सख्ती से, अगर आप अच्छा शाहिद साहब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, ऑब्वियसली आप उसको हर जगह पे जाके बीइंग द हेड आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ आपको असिस्ट करने के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी इतलात के मुताबिक मौजूद है भी ना तो मौजूद नहीं है, आप इसकी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लें, और जहाँ पे लोग मुख्तलिफ में भी आपने स्टॉक दे दिया हो, लोग स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, लोगों को मुश्किलात हैं, तो बेहतर है जरा ऑन ग्राउंड इसके ऊपर अपनी टीम्स भिजवा के एक ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए। ये नहीं है कि बिल्कुल नापैद है, लेकिन बहुत सी जगहों पे लोगों को मुश्किलात का सामना है इस हवाले से।
नहीं, जहाँ आपकी बात बिल्कुल तजवीज़ काबिल अमल और काबिल कबूल है, और हम इंशाल्लाह इसकी एक जो है ना रेगुलेटरी बॉडी पहले भी कर रहे हैं। मजीद हम उनको कहते हैं कि जी इनको देखें कि कहीं भी कोई भी ऐसा कोई जो इक्का दुक्का इस किस्म का गलत आदमी या ज़ख़ीरा अंदोज़ है या दवाई की वजह से ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको हम स्नब करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। बहुत सारे लोग हम जैसे बेचारे कहते हैं जी कभी कोरोना आ जाता है, कभी डेंगू आ जाता है, कभी मुख्तलिफ वबाएं आती रहती हैं, तो इस सीज़न की आखिरी असर या इसके बाद भी कोई एक्सपेक्टेड है ताकि हम लोग तैयार रहें? महकमा सेहत इस हवाले से तैयार है? खुदा न खास्ता कोई और चीज़ तो नहीं आने वाली इसके बाद स्मोक के अलावा? जी अल्लाह ताला के फजल करम से जो भी डिजीजेज आई हैं, आपको पता है हमारे महकमा सेहत ने, डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक्स ने, फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर कुर्बानियां भी दी हैं, हमारी शहादतें भी हुई हैं, लेकिन हमने अवाम के जान और माल की और उनकी सेहत की बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत की है। कोरोना की 4 वेव्स आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको अवाम के सामने, इसमें खैर कोई शक नहीं है। आपने चूंकि जिक्र किया तो हम जरूरी समझते हैं कि हम जो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको खिलाजी तहसीन पेश है। पॉलिसी लेवल के ऊपर मसाइल होते हैं ना, जहाँ पे हमें याद है कुछ डॉक्टर तो शुरू में सिर्फ इसलिए शहीद हो गए कि उनके पास किट्स ही नहीं थी सिक्योरिटी के लिए, और ये इस वजह से मसाइल हुए। बहरहाल चले, ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आपने हमें कुछ फैक्ट्स से आगाह किया और उसके साथ साथ ये भी बताया कि नहीं, जो गोलियां हैं सर दर्द की, बुखार की, वो मिल रही हैं, अगर दुकान से नहीं मिल रही तो DHQ चले जाए। और दूसरी ये कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इकदाम हो गए। अगले साल भी डेंगू जब आपके सर पे आएगा, लोग मरेंगे उससे। हम तो 1 साल पहले बता रहे हैं, तो आपको फिर भी कोई फर्क नहीं, आपने घबराना नहीं है, लेकिन आप एहतियात कर लें, खुद ही कर लें, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी। ब्रेक ले लेते हैं। जी इतना खूबसूरत रुबाब कोई प्ले कर रहा हुआ है, आपका दिल करेगा कि आप उसको इंटरप्ट करें और बोले? बिल्कुल नहीं करेगा। और हमने आज उनको इंटरप्ट तो कर दिया, मैंने नहीं किया। मैंने किया ना, इसकी सजा मुझे मिलेगी। ये खूबसूरत साजीरा तो आपको पता ही है रुबाब है, लेकिन ये खूबसूरत बजाने वाली जो है, इनका नाम भी हसीना है, और इनके जो हाथों से सुर निकल रहे हैं वो भी बहुत ही हसीन है, बहुत ही कमाल है। द वे शी लुक्स और जिस तरह से वो बजा रही हैं, दोनों ही बाकमाल है। इट्स अ ट्रीट फॉर यू इन द मॉर्निंग टू हैव दिस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट इन आवर शो रुबाब। और इस वक्त हसीना हमारे साथ मौजूद है क्योंकि इसको प्ले करिए। हसीना वेलकम। एंड आप जैसे लोगों के तारुफ की जरूरत अल्फाज में होती नहीं है, द वे यू वर प्लेइंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत शुक्रिया आने के लिए और हमारी सुबह को इतना प्यारा करने के लिए। कब से आप रुबाब बजा रही हैं? क्या फैमिली में है, खुद से शौक हुआ? थोड़ा बताइए हमें। म्यूज़िक को चुनना एज अ गर्ल, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 1 साल पहले। तो ऑफ कोर्स किसी से इंस्पिरेशन होती है या फिर अंदर से फीलिंग आती है। तो मेरा रुबाब को चुनना, मेरा भाई एक्चुअली बजाता है कभी कभी घर पे शौकियन। अच्छा। तो जब वो बजाते थे तो मुझे महसूस होता था कि लाइक ये रुके ही नहीं, ये बस बजाते रहे, मतलब इस तरह की फीलिंग आती थी। तो फिर एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या मैं भी कर सकती हूँ ये काम? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, लड़कियों में भी तो फीलिंग्स होती हैं। तो That's beautiful. Okay. तो वहीं से मैंने अपना स्टार्ट लिया। ठीक हो गया। अच्छा हसीना, आप एकेडमी भी चलाती हैं म्यूज़िक की। ऑब्वियसली हुंजा के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट के हवाले से ये उसकी ट्रेडिशन का हिस्सा है, और आप इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए भी हमें आइडिया हुआ कि आपने इसको बजाने का सोचा भी, और जैसा आपने भाई से भी इंस्पायर हुई। तो ये जो म्यूज़िक एकेडमी है इसके साथ साथ, इसके हवाले से भी बताएं। जी एक्चुअली इस म्यूज़िक को एकेडमी को ज्वाइन हुए मुझे 6 महीने हुए हैं। ऑफ कोर्स कोविड था और फिर उसने काफ़ी डिस्टर्ब किया, तो मैं बिगनर हूँ एक्चुअली। तो ये एकेडमी अल्तित में है, हुंजा में, जिसका नाम है लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर। लीफ लार्सन नॉर्वे के एम्बेसडर थे जो हुंजा अपने किसी कल्चरल विजिट के हवाले से आए हुए थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि गेस्ट को हम म्यूज़िक से वेलकम करते हैं। तो जब वो आए, उन्होंने हमारी म्यूज़िक सुनी तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत थे, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि ये मुझे डर है कि कहीं ख़त्म ना हो, और वाकई वो ख़त्म होने जा रही थी। तो उन्होंने एक स्कूल का स्पॉन्सरशिप दिया और उन्होंने वो स्कूल बनाया था। अच्छा। तो अनलकली वो आ रहे थे उसको इसकी ओपनिंग के लिए, और फिर हेली क्रश हो गई और वो हमारे साथ उस
सॉरी ओपनिंग का हिस्सा नहीं बन पाए, बट ये है कि उनके नाम पे वो स्कूल आज जिंदा है, लीफ लार्सन म्यूजिक सेंटर के नाम पे। तो ये स्कूल एक्चुअली, इस स्कूल को बनाने का मकसद यही था कि हमारी जो फोक म्यूजिक है वो अपनी पहचान खोने लगी थी, तो उसको जिंदा करना इसका मकसद था। अच्छा, एक राज पता नहीं आपको किसी ने बताया नहीं, आप बजाती तो रुबाब बहुत अच्छा है, आप बोलती भी बहुत अच्छा है। यू गॉट सच अ स्वीट वॉइस, और ऐसा लगता है हम कोई कहानी सुन रहे हैं, कुछ ऐसी इस किस्म का फील आता है। दैट्स अमेजिंग। तो ये बताइए कि आपने कहा कि यू आर अ बिगिनर बट स्टिल आप इतना अच्छा बजा रही हैं, तो ये भाई का ही रुबाब है या फिर आपको अपना मिल गया? और ये क्या बनवाना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट या आपको कहीं से बना हुआ मिलता है आपके इलाके से? ज़रा इस रुबाब के हवाले से भी हमें बताएं। ओके, मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है ये है रुबाब। रुबाब एक्चुअली है अफ़गानी इंस्ट्रूमेंट, उनका नेशनल इंस्ट्रूमेंट है ये अफ़गानिस्तान का। फिर ग्रेजुअली लोगों को पसंद आया, पाकिस्तानियों को, और फिर पेशावर ने इसको अडॉप्ट किया। और हमें भी हमारे कल्चर का बहुत पहले से बिल्कुल रुबाब जैसा छरदा नाम से, जिस पे हम मतलब डिवोशनल म्यूज़िक बजाते हैं, ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट था, हम वो बजाते थे। तो लोगों ने रुबाब की आवाज़ को पसंद करना शुरू किया और उसको हुंजा की म्यूज़िक का हिस्सा बनाया। तो ये रुबाब है हुंजा का नहीं, बट अडॉप्ट किया गया है। अच्छा हसीना, आप चूँकि मौजूद हैं हमारे साथ और आपने आगाज़ ही इतना खूबसूरत जो कहले साज बजा कर किया है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा कुछ और अगर आप हमारे लिए प्ले कर दें। श्योर, थैंक यू। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम आपको कहते रहे कि आप प्ले करती रहो, हम ऐसे बैठ के सुनते रहे। शो का हिस्सा ही बना लें आपको क्या? लेकिन बहुत खूबसूरत प्ले करी आप, बहुत मजा आया सुन के। और आपने ये जो सीख लिया ना, ये जो चीज़, और जिस तरीके से आप बजाती हैं और जो चेहरे पर आपके स्माइल है, वो इस जो कह लें साज की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर। एक तो हम ये आपसे पहले ही आपको ऑन स्क्रीन, हम जो मेहमान हमें अच्छा लगता है हम उसे कह देते हैं आप हमारे शो का हिस्सा बनेंगी किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर। लाइक हम कोई भी फेस्टिविटी करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कोशिश कीजिएगा कि हमें ज्वाइन करें, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे होंगे, वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं। जैसे अर्मिला की ख्वाहिश है, वो वायलिन कहती है मुझे सीखना है। मैंने गिटार सीखने की कोशिश की थी, नहीं सीख पाया। जो लोग सीखना चाहते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उनको ज़रा कुछ बताइए, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे, हम कैसे सीखना शुरू कर दें, हमें भी आ जाए कुछ ऐसा बजाना। बिल्कुल, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि म्यूज़िक की दुनिया में आना मतलब इस माशरे की नीड बन चुकी है। मतलब आज के दौर में इस तेज़ रफ्तार, तेज़ी से दौड़ने वाली दौर में म्यूज़िक का होना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। मतलब लोग दौड़े जा रहे हैं और मेंटली इतने सिक हुए हैं लोग कि उनको फ्रेश होने, उनको मतलब सुकून के लिए एक ज़रिया चाहिए। और मुझे लगता है कि हर इंसान को म्यूज़िक सीखना चाहिए अपने लिए, अपनी ज़हनी
सुकून के लिए और अपनी रूह की सुकून के लिए, क्योंकि ये वाहिद ज़रिया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये आपको इतना सुकून देगा ना कि फिर दुनिया की जितनी भी मुश्किलात है वो एकदम से ख़त्म होने लग जाएंगी। कभी भी प्ले करती होंगी हसीना, तो लोग तो आपके आसपास इकट्ठे हो जाते होंगे, दोस्त आपके दोस्त तो होते ही होंगे, वैसे ही यूनिवर्सिटी फेलोज और लोग आ जाते होंगे, ऐसा तो मुश्किल होती है? बिल्कुल। मैं यूनिवर्सिटी अभी मैंने ज्वाइन किया है, एक ही वीक हुआ है मुझे यूनिवर्सिटी आए हुए, तो एक बार गई थी मैंने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो पेनफुल लोग जो दिलों में दर्द छुपाए बैठे हैं उनके सामने बजाना और उनको सुकून प्रोवाइड करना, मतलब मुझे बहुत खुशी देती है ये चीज़ कि मैं लोगों को मतलब खुशी शेयर कर। एग्जैक्टली, सच एन आर्टिस्ट। हसीना शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज एन ऑनर। बहुत अच्छा लगा, आप जितना अच्छा काम कर रही हैं, जितना अच्छा बजाती हैं, उससे खूबसूरत आप बातें भी करती हैं। और डेफिनेटली आप हमारे शो पे हम आपको बार बार जहमत देंगे कि आप आएँ, जब भी कोई फेस्टिविटी हो, जब हमारा रुबाब सुनने का भी दिल करेगा हम कहेंगे कि हसीना को बुला लें। तो थैंक यू वेरी मच। हसीना शाह जी हमारे साथ मौजूद थी और ये इतना खूबसूरत बजाती हैं। अनदर ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम हुंजा, वो मिट्टी बड़ी जरखेज है और उसमें ऐसे कमाल आर्टिस्ट सामने आते हैं कि जब भी आते हैं वो दिल मोल लेने वाला उनका आर्ट होता है। आई होप आपको ये सुबह की ट्वीट एक्सक्लूसिव इन एक्सप्रेसो अच्छी लगी होगी। विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच ट्वीट्स फॉर ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। इसके बाद हमें एक ब्रेक लेनी है। अच्छा, एक ब्रेक बनती है, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और खुशी भी साथ ही आ गई हमारे ब्रेक के। और खुशी कौन है? खुशी सिर्फ एक शक्ल, एक्सरसाइज वाली खुशी आ गई हमारी जिंदगी में। खुशी क्या बता रही हूँ? वो ओके, थैंक यू अर्मिला। सो गाइज, आज हम एब्स की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट वार्म अप योर बैक बिफोर starting the workout. You need toe touches and you need to do a rapid movement as well. जिसमें high knees करेंगे, 30 toe touches, 30 high knees, and then we will start the workout. You have to go on the floor. We'll start with knee tucks. Extend your arms, extend your legs, and pull the knee towards your chest and arms forward towards your knees. Breathe in, and as you pull the knee towards your chest, you have to exhale. And second exercise is V-ups with the weights. Extend your arms, extend your legs, and lift them together. Third one is toe touches. 10 reps and 5-second hold on the top. 3 rounds करेंगे guys इनके. And the last one is reverse crunches. Breathe in as you pull the knee towards the chest. Breathe out as you extend your legs. So guys, 15 reps, 4 exercises, and जो मैंने थर्ड बताई थी toe touches, उसमें आपने 10 reps के बाद 5 second hold करना है. 3 to 4 rounds. Guys, try this at home and I'll see you guys soon. Allah Hafiz. वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सरसाइज बताई और बताती जा रही हैं और बस। अच्छा चलें जी, प्रोग्राम का अब वक्त खत्म होने वाला है। बाल हमने एक ट्रिब्यूट देना है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अजीम हिदायतकार, बहुत बड़ी कम दौरानी की लेकिन अच्छी बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने, परवेज़ मलिक साहब। उनको आज हमसे पिछले 13 बरस बीत गए हैं। परवेज़ मलिक ने अपनी फिल्मी दुनिया में हिदायतकारी को नई जहतें रोशनास कराई हिदायतकारी को लेकर। और अगर मज़ीद हम इनकी बात करें तो अमेरिका में डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरबियत उन्होंने हासिल की। इनकी हिदायतकारी में जो बनने वाली मुख्तलिफ फिल्में हैं वो आज भी जब फिल्म बीन देखते हैं तो उनको बहुत महसूस करती हैं। इनमें खासियत ये थी कि इनके मुकालमे तो जानदार होते ही थे मगर म्यूज़िक भी बहुत लाजवाब होता था। और इस हवाले से इनकी जो पहली फिल्म थी इनकी हिदायतकारी में बनी वो हीरा और पत्थर थी। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल कराने में इनका बहुत, ऑब्वियसली बहुत बड़ी फिल्में हैं जो उन्होंने दी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। सो ट्रिब्यूट टू परवेज़ मलिक साहब। इस नोट के ऊपर जी प्रोग्राम हमने ख़त्म करना है। आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और उन सभी एहतियातों के साथ जो हम आपको बताते रहते हैं, खासतौर पर स्मोक के हवाले से हम एहतियात आजकल बताते हैं। इनको बहुत शदीद हंसी आ रही है, रोकने की कोशिश कर रही हैं, शो के बाद ही हंसेंगी, लेकिन आप मास्क ज़रूर पहनिए और दिन अच्छे से गुजारिए। और कुछ कह रहे हैं अमला हसन आपने? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।